91 में पहला चुनाव लड़ते हैं और फिर दूसरा जो चुनाव जीतते हैं वो 2017 में। तो एक लगभग 26 साल का सफर है जो कि आप सेकंड फाइटर रहे हो। हाँ। एक होता है कि यार ठीक है चुनाव खराब भी जा रहा है, मेहनत में कहीं कमी है, लेकिन हर बार सेकंड आ रहे हो तो कहीं ना कहीं होता है यार कि कुछ तो है। वो कैसे मोटिवेशन आया और आपके साथ जो आपके समर्थक थे उनका भी आपने धन्यवाद दिया और बहुत बड़ी बात है कि समर्थक भी लगे रहे। वो कैसे आया कि नहीं चलो लड़ते रहते हैं, चाहे जब होगा जीतेंगे। अगर देखा जाए तो बनारस में जितने भी विधानसभा है उसमें से सबसे चर्चित विधानसभा आपकी है, खास तौर से लंबे समय से अच्छे कारणों से रहा है। चाहे रोजगार मेला हो, चाहे वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं उसमें मतलब मुझे बहुत सारी शिकायतें हैं सरकार से हो या चाहे चुने हुए नेताओं से हो, लेकिन आपके तरफ काम हुआ है, चर्चाएं होती है, रोजगार की चर्चा होती है, शिक्षा की चर्चा होती है। साथ में आपने पिंडरा महोत्सव भी किया जो काफी अच्छा हुआ। तो आप 2017 से पहले के जो पिंडरा और उसके पहले कोलसला हुआ करता था उसको कैसे देखते हैं, और आज जो पिछला आपने 8 साल दे दिया, 9वां साल चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? कौन कौन से ऐसे काम है, काम तो बहुत सारे हैं, ऐसे कौन से हैं जिनको आप गिनाना चाहोगे जिससे कि थोड़ा सा पिंडरा नहीं बनारस के लोग भी जाने के लिए ये खास काम है, खास तौर से शिक्षा और रोजगार में? रोजगार में जैसे आपने बोला कि आपने अमूल से बात किया, अमूल आई, जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियां थी उनमें ये काम हुआ। और क्या जैसे मैं पुणे में रहा हूँ, मुंबई में आपके सुपुत्र भी रहते हैं और वहाँ पे भी आप आते जाते रहते हैं, वहाँ पे जैसे बड़े बड़े रोजगार के हब है, इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। यहाँ पे बनारस में चाहे वो पिंडरा में हो चाहे सेवापुरी में हो, किसी विधानसभा में वैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि आईटी रिलेटेड कुछ काम हो, वैसे चीज़ों के लिए पहल आप लोग कर रहे हैं। क्या जानकारी है, कब तक कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी, उसके बारे में अगर कुछ बताया। 2027 आने वाला है, क्या तैयारी है? आपके क्षेत्र में बहुत हलचल है, जितना काम का हलचल है उतना चर्चाएं भी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी दिखते हैं, लोग बोलते हैं देखिए क्या होता है। आपका क्या विचार है उस पर? अगले 5 साल जनता अगर आपको चुन करके देती है तो क्या ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिस पे आपका जोर रहेगा अगले चुनाव के बाद? नमस्कार, स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि न सिर्फ बनारस बल्कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खास पहचान रखते हैं। बनारस के सबसे लोकप्रिय विधायकों में से एक माननीय डॉक्टर अवधेश सिंह जी, नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत दिनों से प्रयास था मेरा, लगभग 4 महीनों से मैं बनारस में हूँ और मैं कोशिश कर रहा था आपसे मुलाकात हो जाए, लेकिन वही है कि व्यस्तता आपकी इतनी रहती है। 2 दिन से मैं आके देख रहा हूँ, लोगों से मिलने के बाद समय बचे तो अब बात हो। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने शुरुआत कहाँ से की, आपका शिक्षा दीक्षा कैसा रहा, पारिवारिक माहौल कैसा रहा, और उसके बाद फिर आपकी राजनीति की तरफ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आपका सवाल बड़ा ही अच्छा है, मेरे जीवन के विषय में भी आप जानना चाहते हैं। हम लोग एक गांव में पैदा हुए हैं, मेरा गांव है लश्करपुर जो चोरापुर ब्लॉक में पड़ता है जी। मैं पैदा वहीं हुआ। प्राथमिक शिक्षा मेरी गांव में जी, बेसिक प्राइमरी पाठशाला जो मेरे गांव का सहनी लश्करपुर का था जी, वहीं पे मैं पढ़ाई किया जी। और उसके बाद मेरे पिताजी बॉम्बे में रहते थे जी। मेरी माँ गृहिणी थी, गांव पे रहती थी, बड़ा परिवार था हमारा जी। हमारे पिताजी और हमारे चाचा मिला के 5 भाई थे जी। 5 लोगों का पूरा परिवार सम्मिलित एक साथ रहता था जी। घर में मेरी प्रतिभा को देखते हुए पिताजी को लगा कि गांव के इस वातावरण से लेकर चले हम बॉम्बे इसको पढ़ाएं। जी। उसके बाद मैं चला गया बॉम्बे। अच्छा। बॉम्बे में मैं वहाँ मेरा एडमिशन हुआ मारवाड़ी विद्यालय हाई स्कूल में। जी। वहाँ मेरी पढ़ाई शुरू हुई। जी। लेकिन 8th क्लास पास करने के बाद वहाँ से फिर हमारे पिताजी की तबीयत खराब होती है और माताजी की भी तबीयत गांव पे खराब होती है। जी। तो पिताजी वहाँ से आते हैं गांव पे और मैं भी वहाँ से आ जाता हूँ गांव पे कि अब यहाँ कोई नहीं है। तो मुझे गांव पे पिताजी कहे कि नहीं अकेले इनको नहीं छोड़ना है, तो मुझे ले आए और मैं राम बाबा इंटर कॉलेज सिंधोरा अच्छा, मैं 9th क्लास में विद्यार्थी बना। जी। और वहीं से मेरी पठन पाठन शुरू हुई। मेरी चंचलता, मेरी प्रतिभा बचपन से ही ठीक ठाक थी। जी। अपने परिवार में एक होनहार बच्चे के रूप में देखा जा रहा था और उसी का परिणाम था कि हमारे परिवार के लोगों ने कहा कि ये पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं, इन्हें अच्छे जगह भेज के पढ़ाया जाए। जी। तो जो एक गार्जियनशिप होता है
उस गार्जियनशिप में अब तो बच्चों को लोग हॉस्टल में भेज देते हैं या कहीं भेज देते हैं, जी। लेकिन उस समय बच्चों को अकेले छोड़ना यह परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। जी। इसलिए मुझे अपने साथ पिताजी ले गए वहाँ पे। मैं वापस आया राम बाबा इंटर कॉलेज में, और यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। खेल के प्रति मेरी रुचि बढ़ी थोड़ी गांव पे आने के बाद। जी तो मैं एक अच्छा खिलाड़ी भी बना, जी और हाई स्कूल इंटर में सिंधोरा राम बाबा इंटर कॉलेज से पास किया। फिर उसके बाद आ गया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए में नाम लिखाया। जी खेलने में मेरी रुचि थी। राजनीति का ABC क ख ग घ कुछ भी नहीं जानता था मैं। जी मेरे परिवार में प्रधान मेरे पिताजी कई बार रहे। जी फिर उसके बाद एक बार मैं भी हो गया गांव का प्रधान, जी पढ़ते समय ही। अच्छा हाँ, विद्यार्थी जीवन में ही। पहले मैं इसको बता दूं, विद्यापीठ की तरफ मैं आया। जी। विद्यापीठ जब मैं आया तो एक अच्छा खिलाड़ी के रूप में मैं निकला। जी यहाँ स्पोर्ट्स में जो यूनिवर्सिटी स्तर पर स्पोर्ट्स होता है, तो उसमें 4 खेल में जो प्रथम आता था उसे स्पोर्ट्स चैंपियन मान के उसकी पूरी फीस माफ होती थी। अच्छा। और उसको कुछ पुरस्कार भी छात्र कल्याण से मिलता था। जी तो मेरी रुचि बढ़ी कि मैं अपनी फीस माफ कराऊंगा, जी। माता पिता के कंधे पर भार न देके मैं खुद इसको करूंगा। तो खेलने में मेरी रुचि थी, और खेलने में मैं समझता हूँ कि दौड़ में भी मैं बहुत अच्छा था, और लॉन्ग जंप, हाई जंप, अच्छा हाँ, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये तमाम मेरी रुचि के खेल थे। जी लेकिन पढ़ते समय फिर वॉलीबॉल का एक क्षेत्र चुना गया। वॉलीबॉल में लॉन्ग जंप मेरी और हाई जंप अच्छा था, तो वॉलीबॉल में हमारे added advantage गुरुजनों ने मुझसे कहा कि नहीं, अच्छे हैं, इनको इसमें किया जाए। तो मैं स्टेट और नेशनल, स्टेट में तो कई बार मैं भाग लिया। अच्छा और हम लोग गए थे उड़ीसा कटक एक बार खेलने। तो मुझे वहीं पे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया रेल विभाग से। अरे वाह हाँ, TT और TC का, कि आप अपना ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं कहा अभी राम बाबा इंटर कॉलेज सिंधोरा से पढ़ के आया हूँ बनारस, तो अभी नौकरी क्यों करने जाए, पिताजी हैं, घर परिवार ठीक ठाक है, तो अभी नौकरी की मेरी इच्छा ऐसी है नहीं। मैं उसको ज्वाइन नहीं किया। हमारे साथ के 2-3 लड़के उसको ज्वाइन करके TT TC या फिर आगे प्रमोटेड हुए उसमें, जी। लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया। मैं पढ़ने के प्रति रुचि हुई, और अच्छा खिलाड़ी होने के नाते यूनिवर्सिटी में उस समय बैकुंठ राय जी जो स्वर्गीय हो चुके हैं, और विजयनारायण मिश्रा जी और विजय शंकर पांडे जी, ये लोग हमसे बहुत सीनियर नेता थे। ये लोगों ने मिल करके छात्र संघ का चुनाव था पूरे देश में। मैं NSUI में, उस समय मैं कांग्रेस में जी तो NSUI में मुझे इन लोगों ने कहा कि नहीं, अवधेश को चुनाव लड़ाया जाए तो जीत जाएंगे, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी के कारण हर क्लास के लड़के मुझसे हाथ मिलाना या हमसे बोलने में अपने को बड़ा हुआ महसूस करते थे। जी। तो सबके साथ उठना बैठना, खेलने में रुचि, या लोगों को बुला के मैं खेलता था साथ में। तो एक मेरा माने संबंध, संपर्क लड़कों के बीच में बहुत जबरदस्त हो गया। हर क्लास में जब मैं जाता था तो लड़के बाहर निकल के मुझसे हाथ मिलाते थे। नतीजा यह हुआ कि इस चीज को देखने के बाद मुझे छात्र राजनीति में पहली बार इन्हीं लोगों ने तय किया कि अवधेश को चुनाव लड़ा दिया जाए। जी मैं उस समय भाषण भी नहीं जानता था, और मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई। तो दे दी गई। उस समय हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे KP सिंह जी, उनका भी स्नेह प्यार मुझे मिला करता था। पंडित दुधनाथ चतुर्वेदी जी थे। यह सब लोग कि ये बड़ा चंचल है, तेज है, इसको लड़ाइए आप लोग, ये जीतेगा जीतेगा। तो सब लोग मुझे चुनाव लड़ा दिए, और मैं कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, भाषण भी नहीं दे पाता हूँ, मुझे मत आप लोग खड़ा करिए। लेकिन इन्होंने खड़ा किया। जी। नतीजा यह हो गया कि बहुत अधिक वोट से मैं चुनाव जीता। अरे वाह। और उस समय पूरे देश में कांग्रेस चुनाव हारी हुई थी। केवल मैं पूरे देश में अकेला NSUI के पैनल पे, मैं और पूरा मेरा पैनल जी, साथ के साथों हम लोग चुनाव जीते। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है 78-77। अच्छा। 78 में जी 77 का। अच्छा, ये इमरजेंसी वाला। हाँ, उसी समय था जी। मैं चुनाव जीता, तो इंदिरा जी मुझे बुलाई। मतलब कहीं से मैसेज हुआ कि वो बनारस काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ से हम लोग गए उनके पास मिलने। जी।
तो मैं बड़े भावुक शब्दों में मैंने उनसे कहा, माता जी का मैंने नाम संबोधन किया। मैं कहा कि माता जी आप चुनाव हार गई, हम लोगों को बड़ा कष्ट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, समुद्र की लहर देखे हो, वो जाती है तो आती है। एक इस तरीके की बात करके उन्होंने एक प्रेरणा दिया। मैं वहां से वापस लौटा और छात्र राजनीति में जैसे मैं खेलकूद में अपनी प्रतिभा एक रखने का पूरा एक रखता था कि मैं जीतूं जीतूं इस तरीके का। फिर उसके बाद जब छात्र राजनीति में आया तो मुझे एक शौक बढ़ी और लड़कों का काम कराना। मैं जैसे हर क्लास में फीस माफ हो, तो मैंने एक यहाँ पे वो नहीं था कहीं पे, लेकिन मैंने विद्यापीठ में शुरू कराया कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं जो लिस्ट दूंगा वही फीस माफी का आधार बनेगा जी। तो उसमें मैं जितने ग्रामीण क्षेत्र के लड़के थे, चाहे वो चौखंडी की तरफ से आते हों, चाहे हमारे जलालपुर और हमारे खालिसपुर की तरफ से बच्चे आते हों, चाहे चंदौली की तरफ से लोग, मुगलसराय की तरफ से लोग आते हों, या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चुनार की तरफ के हों, रामनगर के हों, DLW के हों, या जितनी हमारी टीम थी जी, इन लोगों को आपके इधर से आते थे, आपके इलाहाबाद रोड पे यहाँ कटका गड़ौली, वहां से सब लड़के आते थे। हाँ, वहां से बच्चे आते थे यहाँ पर, सब विद्यार्थी, सब मेरे दोस्त बन चुके थे। मैं सबसे लिस्ट लेता था और उन लोगों की पूरी सूची मैं देता था विभाग में। तो ये काम कराने की एक ललक वहीं से शुरू हुई। और मैं जो लिस्ट देता था वहाँ पे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे उनसे रिक्वेस्ट करके कि सर बहुत दूर से आते हैं, गरीब तबके के हैं, गांव के लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इस तरीके की चीज अब जेहर में मेरे आनी शुरू हो गई। और उसी जमाने से मैं समझता हूं कि छात्र संघ में रहते हुए मैं बहुत सारे लड़कों की पूरी फीस माफ कराना, आधी फीस तो सबकी लगभग माफ करा देना, कुछ लोगों की पूरी फीस माफ कराना, इस तरीके की चीजें निकलते हुई फिर मुझे ले जाती हैं आगे गांव में। यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होने के बाद मैं गांव का ये हुआ कि जिला परिषद का चुनाव लड़ना है, तो जिला परिषद के चुनाव में BDC का सदस्य होना आवश्यक था। अच्छा, तो उस समय था, और पूरे ब्लॉक में एक जिला परिषद केवल होता था, अब तो 4-4, 5-5 हो गए हैं। उस समय एक ब्लॉक प्रमुख, एक जिला परिषद का सदस्य। तो मुझे ये हुआ कि भाई प्रधानी लड़ना है। तो मैं अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरे पिताजी कई बार प्रधान हो चुके थे। उन्होंने कहा कि बच्चा फिर क्या पूछना क्या है, लड़ो। क्योंकि नहीं पिताजी, मैं इसलिए लड़ना चाहता हूं कि मुझे जिला परिषद का चुनाव लड़ना है। तो BDC का सदस्य मैं बनूंगा तभी लड़ सकता हूं। तो BDC का सदस्य तब बनूंगा जब मैं यह गांव सभा का चुनाव जीतूंगा। तो मैं फिर वही प्रधानी का चुनाव में लड़ा और प्रधान भी गांव का बना। प्रधान बनने के बाद फिर मैं आके जिला परिषद का चुनाव लड़ा। आज के परिवेश में राजनीतिक विचारधाराओं को जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतनी गंदगी जो आई है, और हमारे राजनीतिक दल के लोग जो देश और समाज का हित छोड़ के अपने हित में उन्होंने समाज को बांटने का काम किया है। एक दशक पहले की मैं बात बता रहा हूं, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं इकलौता अपने समाज का इकलौता प्रधान था, और एक तिलमापुर गांव में एक प्रधान थे, 2 प्रधान हैं, और 112 या कितने वोट थे, उसमें मैं सबसे पूरे उस समय नौगढ़ से लेकर सूर्यावत तक का जनपद एक था बनारस, उसमें सबसे अधिक वोट से जीतने वाला मैं डॉक्टर अवधेश सिंह हूँ, जो चोलापुर ब्लॉक से चुनाव जीता हूँ जिला परिषद का। उस जमाने में जाति नहीं थी, लोगों में यह था कि 23 हैं, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, 23 नौजवान लड़का आया है, मुझे उन लोगों ने चुनाव जिताया। ये कौन से ईयर की बात है? मुझे लगता है 85। हाँ, इसी इर्द गिर्द में है जी। पहला मैं चुनाव वही जीता जी, फिर दूसरा मैं जीता 5 साल बाद। अच्छा, हाँ, फिर मुझे इसलिए बनना था कि जिला परिषद का होंगे तो मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ूंगा, वाइस चेयरमैन या चेयरमैन इस सब का लड़ूंगा चुनाव जी। हाँ, मेरे मन में हुआ, तो फिर मैं लड़ा। तो उस समय हमारे यहाँ का प्रधान, मुझे लगता है कि हमारे परिवार का कोई हुआ, पिताजी फिर दोबारा हुए, या मेरा छोटा भाई हुआ, कोई प्रधान हुआ, और मैं BDC का सदस्य हो गया कोऑपरेटिव से जी, कोऑपरेटिव से हो गया। फिर मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा, फिर चुनाव जीता बहुत अच्छे वोट से, फिर जीता। फिर आके जिले में उस समय बड़ी घमासान थी, और यहाँ के लोगों में बड़ी गोलबाजियाँ थी, सब कुछ था। यहाँ पे स्वर्गीय रत्नाकर पांडे जी, सुधाकर पांडे जी चुनाव लड़े थे, और उस समय यहाँ पे एक व्यवसायी थे जवाहर जायसवाल, वो चुनाव लड़े थे निर्दल, और सारे लोगों ने वोट दे करके उनको
चुनाव जिता दिया और मैं उपाध्यक्ष बना, वो अध्यक्ष बने। जी फिर उसके बाद 91 में मेरे नेता स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी, वो मुझे पकड़े। वो छात्र नेताओं को खूब पसंद करते थे। मैं छात्र राजनीति में जब था तो उस जमाने में चूंकि हेमवती नंदन बहुगुणा जी भी छात्र नेताओं को बड़ा पसंद करते थे, तो कल्पनाथ राय जी मुझे पकड़े और मैं उनके सानिध्य में जब आया तो फिर वह मुझे लेके हेमवती नंदन बहुगुणा जी के पास भी गए जी। वह भी एक दृश्य मेरे सामने जब आता है तो सोचता हूं कैसे लोग रहे उस जमाने के। तो यह चीजें जब कल्पनाथ राय जी मेरे के संपर्क में मैं आया तो फिर उन्होंने मेरी मजबूती या मेरे संगठन या छात्रों की या नौजवानों की जो मेरे साथ टीम रहती थी, जो पैठ था एक युवाओं में मेरी जबरदस्त पैठ थी। पैठ तो इतनी थी कि गोरखपुर का चुनाव मैं लड़ाने जाता था यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ाने मैं जाता था, और यहाँ यूपी कॉलेज हरिश्चंद्र डीएवी तो छोड़ ही दीजिए, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ाने मैं जाता था। यहाँ से एक रुचि हो गई थी छात्र राजनीति में जबरदस्त। तो यह मैं हर यूनिवर्सिटी में घूम घूम करके चुनाव छात्र राजनीति में यह लड़ाता था और जीतता भी था, जीतने का प्रयास भी करता था। फिर उसके बाद जब स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के संपर्क में मैं आया तो वह मुझे बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश किए। 91 में मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन था। 91 में उन्होंने मुझे टिकट दिला दिया कांग्रेस पार्टी से। मैं यूनिवर्सिटी विद्यापीठ का मैं यहाँ का अध्यक्ष था। मेरी लोकप्रियता यहाँ थी अधिक शहर में, मेरी पकड़ भी यहाँ थी। छात्र राजनीति होने के कारण, चूंकि बीएचयू के छात्र राजनीति, यूपी कॉलेज का छात्र राजनीति, डीएवी हरिश्चंद्र का छात्र राजनीति, इसके कारण मेरी पकड़ शहर में बहुत जबरदस्त थी। लेकिन स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी हेमवती नंदन बहुगुणा के बड़े प्रिय पात्र थे, डी मजूमदार बीएचयू के। और उसी समय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का देहांत होता है। देहांत होने के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने एक बार कल्पनाथ राय जी को बुला कहा था, मेरी इच्छा है इनको चुनाव लड़ाने की। बीएचयू के छात्र नेता थे उस समय डी मजूमदार जी को। कल्पनाथ राय जी चूंकि उनके शिष्य थे, उनके मन में थी कि नहीं, उनकी ये बातें थी, हमें उनकी बातों का पालन करना चाहिए। और यहाँ से 91 में चुनाव लड़े डी मजूमदार, और मुझे कल्पनाथ राय जी ने कहा कि तुम चलो वहां लड़ो पिंडरा में चुनाव। कुलसला था उस समय में, क्या कुलसला में लड़ो। मैं कहा कि नेताजी मैं तो वहां कुछ जानता सुनता नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं चलो तुम लड़ो, मैं रहूंगा। तो चूंकि मेरा इसलिए हुआ कि वाइस चेयरमैन जिला परिषद का जब उपाध्यक्ष बना तो उसमें टैक्स लगता था बाजारों में, तो मैं टैक्स का मुकदमा मैं ही सुनता था। तो पता नहीं मेरी जो मित्र मंडली थी, तो इन लोगों के कारण मैं बाजारों में जितने भी टैक्स थे अधिकतर मैं लोगों को कि गरीब तबके के हैं इनको पर अनायास टैक्स न लगे, मैं माफ करना शुरू किया। तो हर बाजार के लोग, उस समय कुलसला था तो उसमें चाहे सिंधोरा हो, चाहे वह पिंडरा हो, चाहे बड़ा गांव हो, फूलपुर हो, कठिराव हो, धौकलगंज हो, अनई हो, या जितने बड़े बाजार थे वहाँ के लोग आके मेरे पास बैठ जाते थे, कहते थे कि हम वहाँ के हैं। तो मैं सबका ये चुनाव लड़ने के पहले एक बार उपाध्यक्ष के रूप में मैं इन बाजारों का टैक्स वैक्स माफ करना शुरू किया, और नतीजा ये हो गया कि मेरी लोकप्रियता इधर बढ़ने लगी, वहाँ भी बढ़ गई। तो जब उधर बढ़ने लगी तो कल्पनाथ राय जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास वहाँ के लोग बहुत आते हैं, तुम चलो वहाँ से लड़ो। मुझे लड़ा दिया उन्होंने। फिर जो है जैसे मान लीजिए कि कल्पनाथ राय जी ने मुझे लड़ा दिया, पूरे पूर्वांचल में मैं समझता हूं सिर्फ मेरी जमानत उस समय बची थी 91 में, और कांग्रेस की हालत बड़ी खराब थी। देखिएगा इतिहास उठा के, सिर्फ मेरी जमानत बची है और सारे लोगों की जमानतें जब्त हो गई थी। बड़े बड़े दिग्गज नेता लड़े थे यहाँ पे चुनाव, सब लोग चुनाव हारे, मैं भी हारा। तो हिम्मत था, नौजवान था, विद्यार्थी जीवन में मैं छात्र राजनीति किया, उसके पहले खिलाड़ी था, हार स्वीकार नहीं था। मुझे लगा नहीं हारा हूं फिर जीतूंगा, आज नहीं तो कल। खिलाड़ियों का सबसे बड़ा वही तो है कि हारने के बाद जीत का जज्बा रहता है, जीत का जज्बा रहता है, और वह जीत का जज्बा लेकर के मैं फिर क्षेत्र में बना रहता था। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी लाइफ में उन्होंने जो कुछ मेरे अंदर ऊर्जा है, या जो मेरे अंदर ईमानदारी है, या जो काम करने की एक ललक है, यह सब मैंने उनसे सीखा है, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी से। क्योंकि मैं उनके सानिध्य में बहुत रहा हूँ, बहुत उनके साथ रहा हूँ, तो मैंने उनसे सारी चीजों को कि काम ये कैसे कराते थे।
तो इसके बाद फिर मैं चुनाव हार गया, थोड़ा नर्वस हुआ। तो नेताजी हमको बुलाए, अवधेश तुम चुनाव हार गए, नर्वस मत हो रहा। हम कहे नहीं नेताजी, पहला चुनाव था, कोई बात नहीं, बहुत सब लोग हारे हैं, मैं भी हारा हूँ, लेकिन मुझे यही है कि बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त हो गई, मेरा बचा है। तो मुझे ये लगा कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर ऐसे ही मैं 2-3 चुनाव लड़ा जी। 93 का लड़ा, फिर जल्दी जल्दी चुनाव हो रहा था 2-2 साल पर। 93 का चुनाव लड़ा, 96 का चुनाव लड़ा, फिर पार्लियामेंट लड़ गया 98 का। मैं जरा जज्बा वाला था, कोई मुझे कह दे कि अब क्या लड़ेंगे, अब तो खत्म हो गए हैं, मैं कहा खत्म नहीं हुआ हूँ, जिंदा हूँ। 98 में पार्लियामेंट वाला किसके सीट पे लड़े आप? यही बनारस से। कांग्रेस की टिकट? नहीं नहीं जी। उसमें मैं बसपा में था। अच्छा। जबरी मुझे लड़ाया लोगों ने, मुझे जबरदस्ती। शंकर जायसवाल जी थे, चुनाव लड़ रहे थे, जीते भी वही, लेकिन सेकंड में था। उस जमाने में बसपा को कोई वोट देने को तैयार नहीं था, लेकिन खास तौर से पार्लियामेंट वाले में तो पार्लियामेंट में कतई दूर दूर तक नहीं जी। लेकिन ये रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिएगा, सेकंड फाइटर में था, सबसे अधिक वोट पाने वाला डॉक्टर अवधेश थे उस जमाने में भी। 98 में पार्लियामेंट में लड़ा। फिर मुझे जबरदस्ती लोग पकड़ के ले गए कि लड़ाया जाए, इनको बड़ी पर्सनालिटी है, लड़ाया जाए लड़ाया जाए। लड़ गया मैं, लड़ गया। फिर उसके बाद मैं चुनाव हार गया जी। तो मुझे याद है शंकर प्रसाद जायसवाल जी चुनाव जीतने के बाद मेरे इसी दरवाजे पर आए और मैं बैठा था बाहर, और आके मेरे चौखट को प्रणाम करके उन्होंने कहा कि अवधेश मैं तुम्हें नेता मान गया। हम कि मैं हार गया हूं तो यही आए हैं मुझे इस तरीके की बात करने आए हैं। बड़े थे नहीं अच्छे भी थे, बड़े सरल स्वभाव के थे, बड़े ही। उनकी देखिए मैं चुनाव हारा, मेरे आए, नहीं अवधेश आप बहादुर हो जी। मैं ये बताइए कि मैं तो एक पार्टी से चुनाव लड़ा हूं और सिटिंग एमपी था, उसके बाद लड़ा हूं, लेकिन अवधेश तुम्हार क्या तुम्हारे अंदर है कि इतना वोट पा गए। मैं कहा होगी लोगों की इच्छा, तो एक अच्छा हो। जब जब मैं चुनाव लड़ा मेरे समर्थक कभी टूटे नहीं, ये सबसे बड़ी चीज होगी। तो कभी अपने को आंकता हूं तो सोचता हूं कि कभी कोई गलती किया हूं तो कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन अगर जितने नाराज हैं उसके कई गुना मेरे प्रशंसक और तारीफ करने वाले हैं। उसी का परिणाम है कि जब जब मैं चुनाव लड़ा जी तब तक सेकंड फाइटर रहा जी। हमेशा बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी आपने, हम लोग तो जानते हैं। हाँ, और कभी हतोत्साहित नहीं हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ ऐसे नेता थे जिन लोगों ने बड़ा अपशब्द शब्दों में कहा कि अब तो भगल हुई, अब तो अवधेशवा चुनाव न लड़ी। मुझसे लोगों ने कहा कि भैया हम लोगों को नागवार लगा, ऐसे बोल रहे थे। मैं कहा ठीक है, जिसकी जो जुबान है वो उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन मेरी भी जुबान है, लड़ूंगा, आज नहीं तो कल जीतूंगा। और इसी साहस मुकाबले के साथ मैं था। 2014 में देश के इस समय के वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको चुनाव यहाँ लड़ना था जी। उस समय तलाश हो रहा था, क्योंकि ये बड़बोले नेता एक हमारे बीच में हैं और उनका नाम क्या कर नाम ले, उनका बड़बोले नेता ही कहा जाए तो सब लोग जान जाएंगे उनको। इनकी बड़बोलेपन के कारण ही मैं कांग्रेस छोड़ना चाहता था, ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। मैं कहा कि ये लोग, और यहाँ मुख्तार चुनाव लड़ रहे थे, उसमें कृष्णानंद राय की हत्या हो गई थी जी। उस समय मैं बसपा में था, तो मुझे लगा कि कृष्णानंद राय की हत्या करने वाला या उनका हत्यारा चुनाव यहाँ लड़ेगा बसपा से, और मैं उसके मंच पर खड़ा होकर उसके लिए वोट मांगूंगा या मैं नहीं कर सकता। मैं ठान लिया कि मैं मंच पे नहीं जाऊंगा। कुमारी बहन मायावती जी ने कहा कि बनारस के चुनाव की जिम्मेदारी अवधेश के ऊपर रहेगी, आप चुनाव लड़ो। उनके परिवार के लोग मुझसे मिलने आए, कहे कि बहन जी ने ऐसा कहा है। उनकी बहन जी की भावनाओं का सम्मान आदर करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के मंच पर नहीं जाऊंगा। कहें क्यों? मैं कहा यह कारण है, और हमारे मित्र थे, हमारे भाई थे, और आप लोगों का नाम उसमें आता है, आप लोगों ने ऐसा जघन्य काम किया है जी, इसलिए मैं कतई आपके मंच पर नहीं जाऊंगा। और मैं नहीं गया, नहीं गया। उसके बाद मुझे चुनाव होने लगा तो ये हुआ कि हमारे बड़े बोले भैया नेता है, वह जो हो गया कि ये चुनाव लड़ेंगे। मैं कहा नहीं, मैं फिर आ गया कांग्रेस में। और कांग्रेस से फिर मुझे यह हुआ कि रीता बहुगुणा जी थी, वह मुझे अपने साथ रखी। मैं कहा कि
लेकिन चुनाव में जब यह हुआ कि इनको चुनाव लड़ना है तो मैं कहा कि मैं तो इनके साथ नहीं रहूंगा। जब यह नाम हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, तो मैं कहा ये बड़ी पर्सनालिटी है, बनारस का सौभाग्य होगा जी। गुजरात में सीएम के रूप में मैंने इनको देखा, काफी सेवा की देश की, काफी देश की प्रदेश की इन्होंने सेवा किया है, प्रदेश का नाम बहुत रोशन किया। तो मैं देखा तो था नहीं, परिचित भी नहीं था। मैं कहा वह यहाँ से बनारस से लड़ने आ रहे हैं, ये बनारस के लोगों का सौभाग्य होगा जी। मैं नहीं हूं उस दल में, लेकिन पूरी मेहनत करूंगा कि वो चुनाव बनारस से जीते, ये मेरे मन में भाव था जी। लेकिन यह हुआ कि इनका राय साहब का काट कौन होगा, तो लोग कहे होंगे कि अवधेश सिंह। मैं अमित शाह जी, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कहा कि मैं अवधेश को चाहता हूं कि अवधेश जो है, अवधेश को आप हमारे पास ले आइए जी। तो मुझसे लोगों ने कहा, हम कहे कि नहीं बनारस आएंगे, मैं मिलूंगा उनसे। मैं मिला, उन्होंने मुझे सम्मान दिया। सम्मान देने के बाद उन्होंने कहा कि ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं कहा अपने लोगों के साथ। फिर यहीं पे एक बड़ी सभा मैंने की, उसमें ज्वाइन मैं किया। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और टिकट मुझे दिया है अमित शाह जी ने जी। अमित शाह जी ने ही 2017 का टिकट मुझे, चूंकि मैं नया था जी। लोगों को नागवार भी लग रहा था, लेकिन मेरी कर्मठता, मेरी मेहनत को महसूस किया और यह हुआ कि उनसे कौन लड़ सकता है, तो यह हुआ कि अवधेश सिंह लड़ सकते हैं। पिंडरा में 2017 में मुझे चुनाव आदरणीय अमित शाह जी यहीं बनारस में आए और उन्होंने मुझे टिकट दिया। टिकट देने के बाद बैठ करके एक रणनीति बना के उन्होंने चुनाव लड़ाया भी मुझे। और उस चुनाव में, इसके पहले भाजपा की स्थिति वहाँ अच्छी नहीं थी, बहुत कम वोट पाते थे लोग, 2500-3000, लेकिन यह अमित शाह जी की देन है, आदरणीय मोदी जी की देन है। उस समय योगी जी नहीं थे, मैं उनको पहले से जानता था, मेरे चुनाव में वो आए थे। अच्छा। हाँ, मेरे चुनाव में योगी जी से मेरा संबंध था, वो आए थे मेरे चुनाव में, उन्हीं का भाषण मेरे यहाँ हुआ था। और उसके बाद 2017 में मैं करीब 48 से 50 हजार वोट से मैं उनको हराता हूँ और विजय देता है। मैं उसका पूरा श्रेय वहाँ की जनता को, क्योंकि उनकी वहाँ की जनता उनके कारनामों से उबी हुई थी, एक विकल्प की तलाश थी। उस विकल्प में एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक जुझारू व्यक्तित्व का और एक मेहनती आदमी को जब लोगों ने पाया, तब उसको अपना सब लोग साथ दिया लोगों ने। और मैं पिंडरा की जनता को उसी समय मैंने धन्यवाद दिया कि उन्हीं का श्रेय है, जिसके कारण इतने लंबे वोट से मैं उनको चुनाव हराया हूं। फिर 2017 में भी मैं वही हाल रहा, फिर 2022 में चुनाव हुआ, फिर वही हाल हुआ, फिर मैं उनको उसी तरीके से वो चुनाव हारे हैं। यही मेरा राजनीतिक जीवन है। और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सिपाही हूं और निश्चित रूप में यदि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास यदि मेरे ऊपर होगा, फिर वह लोग मुझे यदि लड़ने के लिए कहेंगे, तो फिर मैं चुनाव के मैदान में आऊंगा। जी। नहीं, काफ़ी बड़ा है और समय कम है, हमें लगता है जिस तरीके से चीज़ें की हैं। खैर, दर्शकों को बहुत सारी नई चीज़ें पता चली कि नहीं, आप छात्र राजनीति से पहले ग्राम प्रधान हो चुके थे, छात्र राजनीति में अच्छी खासी शिरकत, जिला परिषद चुनाव जीते, सांसदी का भी चुनाव लड़े हैं, ये मुझे आज पता चला, हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो। तो देखा जाए तो क्योंकि एक इसमें से सीख निकल के आती है कि आप नौकरी छोड़ते हो, सरकारी नौकरी, आज भी लोग उसके लिए तरसते और वहां से आके राजनीति और अपनी सारी चीजें, आप अध्यापन में भी रहे हैं। हाँ। उस पर बात करने जाएंगे तो काफी समय जाएगा, मुझे लगता है उसको किसी और दिन करेंगे डिस्कस। लेकिन अगर आप देखा जाए तो जो प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में आए, 91 में पहला चुनाव लड़ते और फिर दूसरा जो चुनाव जीतते हैं वो 2017 में। तो एक लगभग 26 साल का सफर है जो कि आप सेकेंड फाइटर रहे हो। हाँ। एक होता है कि यार ठीक है चुनाव खराब ही जा रहा है, मेहनत में कहीं कमी है, लेकिन हर बार सेकंड आ रहे हो तो कहीं ना कहीं होता है यार कि कुछ तो है। वो कैसे मोटिवेशन आया, और आपके साथ जो आपके समर्थक थे उनका भी आपने धन्यवाद दिया, और बहुत बड़ी बात है कि समर्थक भी लगे रहे। तो वो कैसे आया कि नहीं चलो लड़ते रहते हैं, चाहे जब होगा जीतेंगे? बहुत सारे इतिहास को मैंने पढ़ा है जी। यह देश गुलाम था जी। इस भारत माँ की आजादी के लिए हमारे जैसे नौजवान कुछ होंगे उस जमाने में जिसके अंदर जुनून होगा। जी। वह जुनून उस समय चुनाव जीतने का नहीं था, उस समय उनके अंदर जो जुनून था वह इस भारत माँ की आजादी के लिए था। जी। यह जुनून था और वही जुनून आज देश की आजादी को ले आके हम लोगों के हवाले कर दिया। जी। मेरे अंदर भी एक जुनून आया। यह क्या है
खेल की भावना से मैंने इसको देखा। राजनीति व्यवसाय नहीं है। मैं अपने सारे नौजवानों से कहना चाहूंगा जी, आपके चैनल के माध्यम से, राजनीति को व्यवसाय न समझे लोग। राजनीति में जिस दिन आदमी व्यवसाय समझेगा, उस दिन राजनीति में जब उसको पराजय मिलेगी तो वह हतप्रद होकर के गिर जाएगा जी। और राजनीति को सेवा भाव से यदि आप जोड़ के रखेंगे तो निश्चित रूप में होगा कि अगर मुझे नहीं मिला है समय तो उतनी सेवा नहीं करूंगा, लेकिन लोगों के बीच में बने रहूंगा। और यदि मिल जाएगा, यह इतिहास है इस बात के लिए। मैं अपने क्षेत्र में जब भाषण देता था तो लोग मुझसे कहते थे भैया यह मत बोलिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करके सबसे कहता था एक बार मुझे मौका दे दो आप। विधायक क्या कर सकता है मैं बताऊंगा। मैं खड़ंजा नाली का विधायक नहीं बनूंगा जी, मैं गांव के नाली खड़ंजा वाला विधायक नहीं बनूंगा। मुझे एक बार बना दीजिए। नाली खड़ंजा के लिए गांव का प्रधान है, हमारा ब्लॉक प्रमुख है, हमारा जिला पंचायत है, ये तमाम श्रेणियां हैं जो गांव के विकास के लिए लगी हैं। विधायक का जो काम है अवधेश जानते हैं, अब तक आप लोग नहीं जान पाए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतने लंबे समय के पराजय के बाद भी चेहरे पे कभी सिकन नहीं, चेहरे पे मुस्कान, काम में जोश और लोगों के साथ मिलने का एक हौसला, वही मेरी कामयाबी का एक कारण है। और उसी के कारण आज तक मैं समझता हूं, मुझे लोग देखते हैं कहते हैं आप इतनी उम्र में दौड़ते हैं, हमको यह किसने कह दिया। यह अंदर का जुनून जी, आपका हर काम करा देता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से 2017 के बाद जब मैं उनके बहुत नजदीक हुआ तो मुझे लगा कि यह एक राष्ट्रभक्त, एक देश सेवक जिनका इतिहास के पन्ने पर मैंने पढ़ा है, उसको पढ़ के देखा है। लेकिन आज साक्षात एक इन लोगों को देख रहा हूं जिसके पास क्या है परिवार, कहीं कुछ नहीं, अगर है भी तो लेने में यह होता है कि इनका यह परिवार। लेकिन उन लोगों ने अपने परिवार को परिवार नहीं माना, बल्कि पूरे देश और प्रदेश को उन लोगों ने अपना परिवार माना। तब आज जाकर के उत्तर प्रदेश ऐसे बचा हुआ है, वरना उत्तर प्रदेश और यह देश तो बर्बाद हो चुका था यदि मोदी जी नहीं होते। तो लोग याद करिए आप 2014 में जब आए चुनाव लड़ने, तो उस समय हो रहा था कि कांग्रेस ने जो किया है, जो हालात हुआ था देश का जी, जितने कर्ज में हम पूरी दुनिया में डूबे हुए थे, विकास की कड़ी में जितना हम पीछे थे, हो रहा था कि अब देश का क्या होगा। लेकिन बारे बाबा भोलेनाथ आप ले आए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आपने जिताया और इन्हीं के हाथ में बागडोर दे दिया। और आज बनारस ही नहीं, पूरी देश में आज तहलका मचा है मोदी जी के काम पे, उनकी कर्मठता, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत और उनकी रणनीति पे पूरी दुनिया आज माथ टेकती है। जी, अगर देखा जाए तो बनारस में जितने भी विधानसभा है उसमें से सबसे चर्चित विधानसभा आपकी है, खास तौर से लंबे समय से अच्छे कारणों से रहा है। चाहे रोजगार मेला हो, चाहे वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं उसमें मतलब मुझे बहुत सारी शिकायतें हैं सरकार से हो या चाहे चुने हुए नेताओं से हो, लेकिन आपके तरफ काम हुआ है, चर्चाएं होती है, रोजगार की चर्चा होती है, शिक्षा की चर्चा होती है। साथ में आपने पिंडरा महोत्सव भी किया जो काफ़ी अच्छा हुआ। तो आप 2017 से पहले के जो पिंडरा और उसके पहले कोलसला हुआ करता था उसको कैसे देखते हैं, और आज जो पिछला आपने 8 साल दे दिया, 9वां साल चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? कौन कौन से ऐसे काम है, काम तो बहुत सारे हैं, ऐसे कौन से हैं जिनको आप गिनाना चाहोगे जिससे कि थोड़ा सा पिंडरा नहीं बनारस के लोग भी जाने के लिए ये खास काम है, खास तौर से शिक्षा और रोजगार में? प्रमुख रूप से शिक्षा के क्षेत्र में। जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि पूरे बनारस जनपद में एक आईटीआई कॉलेज करौदी में है। जी, एक लंबे समय से है, आजादी के समय का है। जी, उसके बाद कोई आईटीआई कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं था। जी, प्राइवेट सेक्टर में बहुत है। जी, पूरे जनपद में एक आईटीआई कॉलेज आता है। जी, और वह आईटीआई कॉलेज बनता है पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के मैगांव गांव में, गरथवा के बगल में। जी, एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने यह कार्य किया। जी, फिर दूसरा एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज वो मेरे पहले का बना था, लेकिन भ्रष्टाचारियों की सरकार के कारण वो पूर्ण नहीं हो पाया। उसके दरवाजे नहीं थे, खिड़कियां नहीं थी, उसमें बैल गोरू जाके बैठते थे। जी, मैं जब भ्रमण के दौरान गया और पता किया कि इसकी क्या हालत है, तो मालूम हुआ कि कागज पर यह चलता है, नाम है कुरु का, लेकिन चलता है गाजीपुर में। अरे बाप रे, ऐसी भी सरकारें रही हैं। नाम है कुरु, बनारस में बड़ा गांव ब्लॉक के कुरु गांव में चलता है, ये है।
रिकॉर्ड में। और चल कहाँ रहा है वह, एक गाजीपुर में कॉलेज था, उसी में अटैच करके उसको चला रहे थे सब। जब इस बात की जानकारी लगी तो मैं इस मामले में थोड़ा लगता हूँ किसी चीज में, तो उसके इन तक जाने का प्रयास करता हूँ। जब मैं इसको खोजा तो मालूम हुआ कि ऐसी है, तो फिर मैं कमेटी का मेंबर था, उस कमेटी में मैं इसको उठाया। उठाने के बाद हलचल मचा, टीम आई, देखी, और कमेटी में जोरदार चीजों से मैं उठा के मैं कहा कि मैं चाहता हूं कि यह कमेटी तय करे कि एक सप्ताह के अंदर फिर इसकी रिपोर्ट हमें बताई जाए जी। इस तरीके का थोड़ा किया, तो कमेटी आई, देखियो कि फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरे हालात को मैंने उनको बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आश्चर्य लगा और उन्होंने तुरंत उस पे कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद उसमें जितने अधिकारी थे सबके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई किया। तो फिर महाराज जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि अवधेश, तो तुम्हारा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज था उसमें जितने लोगों ने गड़बड़ी किया है मैंने सबके खिलाफ कार्रवाई किया है। मैं कहा महाराज जी, मैं कार्रवाई के लिए नहीं उत्सुक हूँ, वो बंद पड़ा है वो चालू करा दे, ये मेरी जो गलत किए उनको सजा मिला, लेकिन जो नहीं चले, वो जो चल रहा है वो चल रहा है। तो वो गाजीपुर में जो चल रहा है वो यहाँ चले जी। फिर महाराज जी से उस पे लग के मैं एस्टीमेट बनवाया, फिर पैसा इशू कराया जी। फिर बिल्डिंग को फिर बनवाया, पूरी 4 दीवारी बनवाया, वहां पे बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल बनवाया, अध्यापकों और प्रिंसिपल के रहने के लिए आवास बनवाया, और उसका जाके उद्घाटन करके फिर उसमें आज बच्चे वहां पढ़ रहे हैं जी। इसके पहले नहीं था। एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्निकल एजुकेशन, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है जी। कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एजुकेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन हो, इस पे जो है काम किया जाए। तो मैं ये दोनों काम किया जी। फिर देख लीजिए, अब आप आ जाइए थोड़ा धर्म के क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में बड़ा पौराणिक एक स्थान है, माँ भद्रकाली मंदिर सरामा में। जी जी। हर जनपद के लोग वहां आते हैं, गंगा के किनारे, माँ बरुणा के किनारे, वहां पे नदी के किनारे वह पर है एकदम। वहां जाने पर लगता है कि वास्तव में यह क्या चीज है जी। मैं वहां गया एक बार, मंदिर पे मैं देखा वहां बड़ी भीड़ थी, और संजोग से उस दिन माँ का दिन था, शायद शनिवार का दिन वहां पे लोग जाते हैं जी। मुझे वहां जाने में गाड़ी बहुत दूर खड़ा करना पड़ा। फिर मैं गया हूं माँ के दर्शन कराने में, वहां के जो पंडित जी थे जो वहां देखते हैं, वह किसी तरीके से मुझे भीड़ में ले आकर के जाके दर्शन कराए। मेरे मन में आया कि मुझे इस स्थान को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि लोगों का यहाँ आवागमन बहुत है, पर्यटन की दृष्टि से ये अच्छा होगा। और सबसे बड़ी चीज की मेरी गाड़ी कम से कम 1 किलोमीटर दूर खड़ी हो गई, और सड़क पे सब दुकानें लगी हैं जी। सारी दुकानें, खिलौना से लेके अगरबत्ती, धूपबत्ती, माला, फूल, यह सब पूरा मेरे दिमाग में नाचने लगा कि यह तो रोजगार की दृष्टि से भी अच्छा होगा जी। ये तो गांव के लोग, ग्रामीण गांव के लोग ये दुकान लगाए हैं जी, और जितने लोग सड़क पे बिछा के, एक चादर बिछा के उस पे व्यवसाय कर रहे हैं जी। फिर मैं वहां से लौटा तो लोगों से पूछा कि आप लोगों की बिक्री हो जाती है क्या? कहा हाँ हो जाती है। तो उस मंदिर पे मैं पर्यटन से ले आके दिया 4 करोड़ रुपया जी। 4 करोड़ रुपया दिया उस मंदिर को भव्य, उसका पूरा एक तालाब का सुंदरीकरण कराया, पाथवे बनवाया, वहाँ पे यात्री जाएं बैठने उसके लिए तैयार किया, एक बड़ा हॉल बनवाया जहाँ पे यात्री आकर के वहाँ पे रुके, और यदि कोई प्रवचन हो रहा है तो उसमें बैठें, शादी विवाह हो रहा है तो उसमें बैठ के शादी विवाह करें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ मंदिरों पर ये चीजें हो रही हैं। तो उस मंदिर को मैंने बनवाया। आप उसके बाद चले जाए, नकटी भवानी मंदिर है, माँ नकटी भवानी मंदिर पे मैं दिया हूँ 5.5-6 करोड़ रुपया। उस पे एक इतना बड़ा हॉल बनवा दिया हूँ, 500 लोगों की कुर्सी वहां लग जाए, और वहां पे रूम बनवा दिया हूँ 8 कमरा, जिसमें कि बच्चे और बच्चियों का परिवार यदि आके शादी विवाह में रुकना चाहिए, वहाँ बड़ी शादी विवाह होती है जी। वो पहले से है वहाँ पे, पहले से वाले कार्यक्रम वहाँ होते रहते हैं। तो मैं वहाँ पे एक हॉल बना दिया। अब वहाँ पे ये स्थिति है कि भीड़ लग रही है वहाँ पे हॉल में शादी विवाह कराने के लिए, अब वैसे क्योंकि भैया उसको बन जाने दो इस तरीके की चीज। तो मेरे दृष्टि में ये आया कि हमने पर्यटन के दृष्टि से अब वहां पे क्या व्यवसाय हो गया, अगल बगल के बाजारों में जो काम करने वाले ठेले घुमची पर हैं, वह अपनी चीजों को ले आकर के वहां पे लगाते हैं, और उनका एक व्यवसाय, एक तो रोजगार मिला उनको,
जी। और दूसरे हमारे गांव के गरीब तबके के लोगों को जो कहीं तंबू टेंट लगा के शादी विवाह अपने बच्चों का नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था में 500 लोगों को बैठने का एक बड़ा हॉल और उनके रहने सारी व्यवस्था मैंने वहां पे अच्छी कर दी है। और मंदिर का परिसर एक अच्छा सुंदर वातावरण मैंने बनवा दिया। 12 बीघे का पूरा 4 दीवारी बना के उसमें मैंने गेट लगवा दिया जी। तो इसलिए धर्म के क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो आपके कुआर बाजार में एक मंदिर, उसको मैं बनवा दिया। आपके बड़ा गांव में राम जानकी मंदिर, उसको बनवा दिया। चराए के माँ का मंदिर, उसको मैंने बनवा दिया। बसाओं का एक मंदिर, माँ का दुर्गा का मंदिर, उसको मैंने बनवा दिया। इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो क्षेत्र में जितने ऐसे स्थान थे, जहां पर रमईपुर का है पिंडरा में, उसको मैंने बनवा दिया। क्षेत्र के लोगों का, जो ग्रामीण अंचल के हमारे लोग हैं, जो पूजा पाठ धर्म के प्रति जिसके मन में अटूट है, वह बाहर नहीं जा सकते हैं, एक सुंदर स्थान बनाया उनको बैठने के लिए, उनको पानी पीने के लिए। ये सारी व्यवस्था मैंने वहां पे कर दिया। कोई उत्सव होता है, हैप्पी बर्थडे भी जाके वहीं पर कर रहे हैं लोग, शादी के सालगिरह का उत्सव कर रहे हैं, शादी विवाह वहां से कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे दृष्टि में आया 2 चीज मैंने इसके धर्म के क्षेत्र में जब मैंने काम किया तो इसमें 2 मुझे फायदा यह मिला। एक तो बेरोजगारों को, जो ग्रामीण अंचल में गरीब तबके के ठेला घोमची लगा के करते हैं, उनके लिए एक व्यवसाय मिला, व्यवसाय का माध्यम। हाँ, एक व्यवसाय का रोजगार, बेरोजगार जो थे उनको रोजगार का काम मिला। और दूसरी चीज, गरीब तबके के लोग शादी विवाह के लिए जो तंबू डेरा लाइट बत्ती के लिए, तो वहां पे सारी मैंने व्यवस्था कर दिया है। ये दोनों काम हर जगह पर बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने ये बड़ा पुनीत का कार्य किया है। मैं क्या किया हूं, आदरणीय योगी जी की कृपा है और उन्हीं के आशीर्वाद से यह मैं संभव कर पाया। आप देखे होंगे यहाँ पे अमूल था जी। अमूल मेरे आने के पहले का था। 2017 में विधायक बनता हूँ, अमूल के लोग यहाँ चले गए थे। मैं गुजरात जाता हूँ, यही विधायक का काम था। मैं गुजरात जाता हूँ, गुजरात से जाके उन लोगों से जब मैं कहा तो लोग कहे कि नहीं, वहाँ के किसान बड़ा बवाल कर रहे हैं। मैं कहा कि मैं अब वहाँ का विधायक बना हूँ, आप आए। उन लोगों को मैं लेके आया हूँ, यहाँ के किसानों से बैठक किया हूँ, 10-15 बार बैठक किया, सबको ठीक ठाक करके और एक अच्छा वातावरण बना करके आज अमूल को स्थापित कर दिया वहाँ पे, परोक्ष अपरोक्ष रूप में। अब आप देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पूछे क्या कर रहे हैं, 10 तो गैया रखे हैं, भैंस रखे हैं, दूध कैसे जाता है, दूध 60 रुपया 80 रुपया लीटर दूध। इस तरीके से ग्राम के लोग, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में आप 10-20 लोगों को यह न पा जाए कि गाय भैंस पाल करके वो कर रहे हैं। अगर अवधेश ने गाय भैंस रख लिया है तो 4 काम करने वालों को भी रोजगार दे दिया जी, उनको भी दे दिया, दुहिया को भी दे दिया। और इस तरीके की चीजें अमूल के लोग आते हैं, अपना दूध कलेक्ट करके, कलेक्शन ऑफिस जो उनका है वहां से कलेक्ट करके ले जाते हैं। तो रोजगार के दृष्टि से अमूल मेरे लिए बड़ा काम किया जी। हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियां थी, टूटी फूटी फैक्ट्रियां थी जी। हमारे यहाँ एक ग्रुप पार्क में, आज आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वहां पे, जब शोषण होता था उनका, जब उनके साथ अत्याचार होता था, कमीशन मांगा, जब उनका दोहन होता था जी, तो वह सब पलायन की दृष्टि में भाग रहे थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वही व्यापारी अपने उन्हीं फैक्ट्री में 4 चांद लगाते हैं, उसको बड़ा करते हैं। कई नई फैक्ट्रियां खुली और 133 kVA का एक पावर स्टेशन अलग से मैंने वहां पे लगा दिया कि क्योंकि उनको बिजली पर्याप्त मात्रा में मिले, ताकि इनका व्यवसाय पे कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से मैं व्यवसाय के दृष्टि से भी मैं काम करने का पूरा काम किया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। रोजगार मेला मैं हर ब्लॉक पे, क्षेत्र में जब भी होता है मैं रोजगार मेला लगाता हूं कि हमारे नौजवान टाइप के लड़के जो इच्छुक हो, काम करना चाहते हैं, काम करें जी। लेकिन मैं आपके माध्यम से नौजवानों से यही कहना चाहूंगा, अवधेश का कभी मिल के आप लोग पूछिएगा, मैं एमए फाइनल कर रहा था। एमए फाइनल करने के बाद मुझसे पूछा गया कि आप क्या करोगे, तो मैं कहा कि नौकरी तो रखी नहीं है आपके लिए, हम की प्रयास करूंगा, नौकरी नहीं रखी है ठीक है। तो मैं कहा कुछ नहीं होगा तो कुली का काम कर सकता हूं ना जी, मेहनती हूं, मजबूत हूं शरीर से, कर लूंगा उसको, ये मान लेना। हर नौजवानों से मैं निवेदन करना चाहूंगा जो उनके अंदर ये चीजें हैं, बाजारों में घूमना, जो समय हम अपने मोबाइल इन सब चीजों में देते हैं, हम निवेदन करना चाहते हैं कि इन चीजों से थोड़ा दूर हटें जी। इन चीजों से हम दूर हटें और दूर हट के पठन पाठन में और काम के प्रति तय करें कि मुझे करना है तो करके दिखाएंगे जी। माँ बाप के ऊपर जो भार है, मुझे एक बार लोगों ने कहा था, मुझे खूब याद है, हमारे पिताजी से लोगों ने पूछा था कि आप कब बॉम्बे छोड़ेंगे, तो पिताजी कहे कि मेरे बच्चे जब लायक हो जाएंगे तब।
मेरे दिमाग में नाचने लगा कि मैं लायक होऊंगा तो मेरे पिताजी बॉम्बे छोड़ के मेरे साथ रहना शुरू करेंगे। तो मैं कुछ करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं नौजवानों को भी आह्वान करना चाहूंगा, हम लोग आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने इतनी योजना दिया है कि हम काम रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमसे मिले लोग, जो योजनाएं हैं उसमें जाकर के लोग जानकारियां प्राप्त करें और हमें बताएं। हम कैंप लगवाते हैं, उन लोगों को सुविधा दिलवा दें, रोजगार परक बने, लोग आत्मनिर्भर बने। माँ बाप के ऊपर जो भार बने हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो लोग हमारे संपर्क में आए। मैं उनको काम के प्रति उत्साहित करता हूं। मैं उद्योग विभाग यहाँ पे है, मैं उनको कहता हूं वो कैंप लगाएं, उनको आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं, हम कम काम करके आगे बढ़ सकते हैं। जी नहीं, तो इसीलिए मैंने बोला कि जो चर्चा है, खैर मैं तो सेवापुरी विधानसभा से आता हूं, लेकिन जो पिंडरा विधानसभा है वो बहुत सारी अच्छी चीजों की वजह से है। जो आपने बोला कि शिक्षा में आपने बताया कि चाहे वो ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, मंदिरों का किया, लोग सड़कों का मैंने जाल बिछा दिया। एक क्षेत्र में जी कोई ऐसा नहीं पाएंगे। बनारस से एक रेल लाइन है, जौनपुर की तरफ से लखनऊ जाती है जी। आप इतिहास है, बाबतपुर एरो ब्रिज बने, उस पे बनवा दिया पुल बाबतपुर पे, आरओबी बनवा दिया एक। फिर दूसरा कुछ ही दूर पे खालिसपुर से लेके और वहां सिंधोरा जो रोड जाती है उस पे खालिसपुर स्टेशन पे भी 55 करोड़ रुपया का वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया। भूमि पूजन करके मैं उस कार्य को शुरू करा दिया हूं। एक क्षेत्र में 2 ओवरब्रिज, यह बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। ये मेरी कर्मठता, मेरी ईमानदारी, आदरणीय योगी जी की कृपा, आदरणीय मोदी जी की कृपा का ही परिणाम है। मेरी मेहनत और जो ईमानदारी से काम करता हूं उसके लिए मिलता है। नाद नदी हमारे यहाँ एक है, उस नाद नदी पे कोई पुल नहीं था, 3-3 पुल मैंने बनवा दिया, 3-3 पुल बनवा दिया। स्वर्गीय उदल जी के गांव पर सराय में मैंने एक पुल बनवा दिया। उदार का पुल जीड़ से नीचे पड़ा हुआ था, उसको चौड़ा करके मैंने बना दिया। एक भाई भानपुर में वहां पे मैं बना दिया पुल, जाल बिछा दिया, पुलिया लोग नहीं बनवा पाए यहाँ पे, लेकिन मैं बना के दिखा के लोगों को हाथ में दे दिया कि अब ये देखिए। सड़कों का तो जाल बिछा दिया हूँ, उसकी तो सूची भर जाएगी, मैं बता भी नहीं पाऊंगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में मैंने काम न किया हो और अच्छी तरीके से काम किया है। जी नहीं, वो सबको पता है और आपने बोला है और वो चीजें दिख रही है वहां पे। रोजगार में जैसे आपने बोला कि आपने अमूल से बात किया, अमूल आई, जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियां थी उनमें ये काम हुआ। और क्या, जैसे मैं पुणे में रहा हूँ, मुंबई में आपके सुपुत्र भी रहते हैं और वहां पे भी आप आते जाते रहते हैं, वहां पे जैसे बड़े बड़े रोजगार के हब है, इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। यहाँ पे बनारस में, चाहे वो पिंडरा में हो, चाहे सेवापुरी में हो, किसी विधानसभा में वैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि IT रिलेटेड कुछ काम हो, वैसे चीजों के लिए पहल आप लोग कर रहे हैं। क्या जानकारी है, कब तक कुछ ऐसी चीजें भी होंगी, उसके बारे में अगर कुछ बताया। बता रहा हूं आपको। देखिए, यह बनारस जी, ये बड़ा पुराना शहर है जी। हम इस अपनी पुरानी चीजों को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं जी। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने जितना करते बना इसकी सुंदरता के लिए उन्होंने काम किया है। जी। बनारस बहुत बड़ा था, 22 ब्लॉक का यह जिला था, अब 8 ब्लॉक का हो गया है। जी। यह नौगढ़ से लेके सूर्यावत तक का था जिला, वहां तक था। तब हमारे पास जमीनी बहुत थी। जी। अब चंदौली इधर हो गया, उधर भदोही हो गया। बनारस का क्षेत्रफल बहुत छोटा हो गया जी। अब बड़ी घनी आबादी हो गई। घनी आबादी। हम चाह के भी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक बार DLW में आए थे, उन्होंने ऐसे ही पूछा कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, मैं एज MP के रूप में आप लोगों से एक राय लेना चाहता हूं जी। आप लोग हमें राय दे दीजिए कि हम कैसे विकास करें, कैसे क्या करें। बनारस में जमीन नहीं है, नहीं तो मोदी जी बहुत कुछ यहाँ हो सकता था, बहुत प्रयास किया गया। अरे एक रोड नहीं बन पा रहा था जो कैंटोनमेंट का बना है, ये मोदी जी नहीं होते तो क्या वह रोड बन पाता जो पूरा बनारस जाम के क्षेत्र में था। वह रोड जो आपका बना है फुलवरिया वाला जी, यह मिलिट्री के उससे जो है आदरणीय मोदी जी की देन है ना जी। वो बन पाया। यहाँ जगह नहीं है जहां कोई उद्योग या बड़ी चीज लगाई जाए। फिर भी आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी योजनाएं थी उस योजना को पूरा अब आप देख रहे हैं इधर डेवलप किया जा रहा है, आपके मिर्जा मुराद की तरफ, उधर काफी
फैक्ट्रियों को लिया करके जैसे किसान वेयर हाउसिंग किया जा रहा है, वेयर हाउसिंग की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे किसानी खेत बहुत है उधर हमारे यहाँ, मिर्जा मुराद से लेके इधर सारा पूरा एकदम पूरा ताल है, चुनार घाट माने इधर से लेके पूरा किनारा एकदम, वहां के लिए हो रहा था कि कैसे क्या किया जाए। अब उस क्षेत्र को डेवलप के लिए वहां पे एक वो हाउस इसका बनाया गया, राजा तालाब में शायद बना है, राजा तालाब में एक सांसापुर में है, सांसापुर में। इन सब चीजों को बना करके किसानों के फल को, सब्जियों को पहली बार आप बनारस में देखेंगे कि देश के दूसरे देश में जाता है यहाँ से। या यहाँ पे इस तरीके की स्टोरेज बनाया गया, जहाँ एक यहाँ बनाया गया है, एक हमारे यहाँ खालिसपुर में हमारे यहाँ बनाया गया, हमारे क्षेत्र में जी जो एग्रो पार्क है, यहाँ पे ले आकर के सामान रखिए, वो सामान आपकी सब्जी, आपके फल ये खराब ना होने पाए, इसके लिए वहाँ पे पैक हाउस बना करके और उसको पूरा एसी युक्त बना करके वहां पे सामान रखा जाता है और वहां से फिर देश और दुनिया में दूसरी जगह भेजा जाता है। यह इतिहास में पहली बार होगा कि यहाँ का आम, बनारस का लंगड़ा आम देश के 2500 देश में यहाँ पर गया है, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में यहाँ का आम गया है। यह मोदी जी की देन है, इसके पहले नहीं इतना होता था। लेकिन यहाँ के फल, सब्जियां, यहाँ की तमाम चीजें जो आज देश और दुनिया में जा रहे हैं, उसका मूल केवल कारण है आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने ये सारी व्यवस्था किया है और उसके कारण लोग रोजगार से जुड़ गए जी। आज हमारे किसान जो इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं, जो आज उपज बढ़ा हुआ है। हम लोग के जमाने में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो 1 बीघे में 1 बोरा होता था गेहूं, आज 20 बोरा हो रहा है जी। इतनी उपज बढ़ा है, उपज बढ़ी, बहुत उपज बढ़ा है। तो हमारे यहाँ फल, सब्जियां और ये तमाम तरह की चीजों का उपज बढ़ा है और उसका परिणाम है कि आज हमारे क्षेत्र का एक लड़का है, पटेल लड़का हमारे क्षेत्र का है, दूसरे का खेत लेकर के उसमें फल पैदा करता है और वहां से लेके कई देश में वो भेजता है। तो यह सुविधा तो आदरणीय मोदी जी के कारण हो पाया है जी। इसलिए मैं समझता हूं कि जो नहीं जानते हैं वो जानने का प्रयास करें, वो जानने का प्रयास करें कि आखिरकार में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मोदी जी ने जब इतनी सारी व्यवस्था किए हैं, योगी जी ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में 5 लाख रुपया हर व्यक्ति को बिना सूद के, बिना ब्याज के, आपको बिना गारंटी के यदि दे रहे हैं, तो हमारे अंदर कुछ तो काबुलियत होनी चाहिए कि हम लोग कुछ करें। तो हम नौजवानों से भी कहना चाहेंगे इसका सदुपयोग करें हम जी। हाँ, ये बेरोजगारी कह के केवल हम लोग न टालें। और एक कहानी बता देंगे, बड़ा हास्यास्पद लगेगा। एक मीटिंग में मैं भाषण दे रहा था जी, तो भाषण दे रहा था तो मैं कहा कि भाई कोई हो, तो एक लड़का हाथ उठाया, कहा कि मैं बेरोजगार हूँ। तो मैं कहा चलो भाई अभी इसको नौकरी देंगे, आ जाओ इधर। तब तक 5-6 लड़के जुट गए। विश्वास नहीं करिएगा, मैं पन्ना मंगा के दिया कि मेरे नाम से एप्लीकेशन आप लिख दीजिए कि आपकी योग्यता क्या है, आप किसके लायक हैं, क्या करना चाहते हैं। एप्लीकेशन नहीं लिख पाए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये बहुत ही मतलब आप बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग कॉलेजेज में जा रहे हैं, मैं जॉब सारथी बना रहा हूँ, मैं भी रोजगार का ही काम कर रहा हूँ और वहां भी यह समस्या है। यह दुर्भाग्य है। एक मेरे दोस्त का लड़का था, ITI किया था। मैं बैठक में, अपने पार्टी के संगठन के बैठक में, तो मालूम हुआ कि वह बैठक में उसके पिताजी हैं, उसके जगह पे ही आया है जी। तो मैं कहा कि किसके बेटा बताया, तो मैं कहा वो तो इसके पिताजी तो मेरे बड़े प्रिय हैं भाई। उन क्या करते हो बेटा, तो उसने कहा कि ITI। तो मैं कहा कि इसको कहीं लगा दे, हमारे मित्र का लड़का है जी। तो मैं कहा बेटा किस ट्रेड से हो, वो ट्रेड नहीं बता पाया। यही बेरोजगारी की लाइन में हैं लोग क्या? ऐसे ही लोग, यही लोग हैं। हम लोग गए थे कॉलेज में, BCA के HOD थे, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने बोला वाइवा था और वाइवा में बोले कि जब कुछ नहीं बता पाया तो हम ये बोले कि बस जो सब्जेक्ट पढ़े हो उसका नाम बता दो। नाम नहीं बता पाया। अब जब ये आंदोलन होगा तो बेरोजगारी में सबसे पहला झंडा उनका दिखेगा। पहले अपने अंदर तो झांको आप बेरोजगार क्यों हो। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, देश की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जी, अब हमें कंपटीशन के दौर से गुजरना होगा जी। अवधेश के सोर्स पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा। प्राइवेट जब भी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी जब आप जाएंगे, अब पारदर्शिता है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो जी। तो जब आप नौकरी के क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो निश्चित रूप में आपका इंटरव्यू होगा जी, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। मैं अपने कॉलेज पे, मेरा एक कॉलेज भी है, मेरा एक इंस्टीट्यूट है,
मैं वहां पे कई बार साल में 1-2 बार लगा देता हूँ जी। अभी पिछले बार मैंने 165 लड़कों को मैं उनको नौकरी का मैंने नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटा और मैंने सबसे यही कहा कि आप लोग रहिएगा ईमानदारी से। जी। कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको नौकरी दिया हूं, गए हैं और 10 दिन बाद वापस आ गए। माने असल में ये गांव के वातावरण में पले हैं, एक संगत सोहबत का, प्रेम मोहब्बत का, कहाँ आप नौकरी करना चाहते हो? करो ना, कुछ करना चाहते हो तो कुछ भी करो, मन में ठान लो। अभी एक लड़का मेरे पास आया था, राजभर का लड़का था जी। उसके पिताजी मेरे अच्छे मित्र हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है। और हम कहे बेटा क्या पढ़ाई की हो? उसने ईमानदारी से बताया इंटर। हम कहे इंटर में सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? तो वही हाल जो है। तो मैं कहा चलो छोड़ो, पास हो गए हो ना? कहा हाँ। हम कहें कि ये बताओ तुम इंटर पास के हो, तुम्हें कौन सी नौकरी दी जा सकती है? तो चुप। तो कहा कि जहाज वाले में, एयरपोर्ट पर। हम कहे एयरपोर्ट पर 2 काम होता है, या तो झाड़ू लगाना और या तो जहाज चलाना। तो किसमें चल पाओगे तुम? अब चुप। मैं कहा क्या झाड़ू लगा सकते हो? उस लड़के ने मुझसे यही कहा। मैं कहा तुम्हारा इंटरव्यू मैं ले लिया। मैं कहा झाड़ू लगा सकते हो? कहा हाँ। मैं कहा ये अपॉइंटमेंट तुम्हें दे रहा हूँ, जाओ फला जगह जाके ज्वाइन करो तुरंत। केवल उसका मनोवैज्ञानिक में देखा कि यह लड़का इतने तैयार है कि कर लूंगा, इसके मन में यह भाव है कि कुछ भी मिलेगा, मुझे झाड़ू लगाना हो, मुझे गोबर फेंकना हो, मुझे कुछ करना हो, मैं कर लूंगा। यह इंटरव्यू मैं उसका ले लिया। मैं कहा जाओ फला कंपनी में जाओ। उसके मालिक को मैंने फोन किया। मैं कहा इस लड़के को, इसकी यह योग्यता है, इसकी योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए आप उसे दे दे। जी। ज्वाइन कर लिया जाके वो लड़का। तो जो काम करने वाले हैं, मैं फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लड़के हैं, अगर वह काम करने की इच्छुक हो तो मेरे संपर्क में वो लोग आए जरूर। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं और वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कि ये मेरे माँ बाप के कंधों पर मैं नहीं चल सकता, मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो आए, मैं उन्हें कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करूंगा। योग्यता अनुसार जो है जॉब जरूर निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा, कमी नहीं है। काफी लंबी बातचीत हो गई, काफी अच्छा बातचीत हो गया। 2027 आने वाला है, क्या तैयारी है? आपके क्षेत्र में बहुत हलचल है, जितना काम का हलचल है उतना चर्चाएं भी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी दिखते हैं, लोग बोलते हैं देखिए क्या होता है। आपका क्या विचार है उस पे? देखिए, एक वह प्रत्याशी होता है जो क्षेत्र में किसी न किसी रूप में बना रहता है जी, और एक वह होता है जो होल्डिंग वाला होता है जी, और आपके जो चैनल कौन सा होता है, यूट्यूब या क्या क्या होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इस पे। हाँ, तो हमारे यहाँ अधिकतर यही है जी। हमारे यहाँ ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जिसके अंदर कोई गंभीरता हो या कोई धरातल का हो या कोई ऐसा हो जो जनप्रतिनिधि हो। जी, ऐसे कोई नहीं है जो जनप्रतिनिधि हो और वह जनप्रतिनिधि बनने की दिशा में काम करना चाहता हो। मैं तो यही कहना चाहूंगा, पहले ईमानदारी सीखो। जी, जितने भी लोग हैं, पहले समाज की सेवा ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयास करो। जी, और अवधेश सिंह से सीखो। मेरे विद्यालय में अभी विद्यार्थी बन के रहो और सीखो। आप अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। हाँ जी, राजनीति का भी मैं एक यूनिवर्सिटी हूँ। वह सीखे, जिसने हार जीत दोनों देखा और उसके बाद जीत पे बैठे हैं, और उसके बाद तब प्रयास करो कहीं कुछ करने का। अब तो किसी भी आदमी को मैं देख रहा हूँ, हाँ किसी भी क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ। पहले यह था कि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होने जा रहा है तो ब्लॉक प्रमुखी का लाइन लग गई। अब ये हुआ कि प्रमुखी का नहीं हो गया तो कह रहे हैं कि चलिए प्रमुखी पहले एमएलए है, अब चलिए इसमें लगा लीजिए। जैसे लग रहा है कि विधानसभा कोई खिलौना है या कोई दुकान है कि मेरे पास बहुत पैसा है, चल के दे के लब से खरीद के आ जाएंगे। यह जनता है जी, यह जनता है। जनता ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था जी, यह जनता है। जनता में आपका काम, आपका विश्वास, आपकी ईमानदारी, आपकी कर्मठता, आपकी मेहनत यह आएगी। मुझे विश्वास है मेरी ईमानदारी पर, मेरी कर्मठता और मेरी मेहनत पे एक जनप्रतिनिधि को जो करना चाहिए वह डॉक्टर अवधेश करने का पूरा प्रयास किए हैं। मुझे विश्वास है कि पिंडरा की जनता जैसे मुझे प्यार दी है फिर उसी तरीके का प्यार देगी। यह पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है। 2027 में यदि पार्टी ने विश्वास किया अवधेश पे तो फिर जीत हासिल करके उनके हवाले कर दूंगा।
जी, हम सबकी आपके लिए शुभकामनाएं रहेंगी, क्योंकि जरूर आपने बहुत सारे काम किए हैं। अगले 5 साल जनता अगर आपको चुन करके देती है तो क्या ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिस पे आपका जोर रहेगा अगले चुनाव के बाद? मैं समझता हूँ एक एक चीज को खोज के, अभी 150 सड़क का फिर दे दिया हूँ, खोज के 150 सड़क एक विधानसभा में दिया हूँ, नया ले आऊंगा उसको। सोचते कैसे हैं, खोजते कैसे हैं? मतलब बैठता हूँ सुबह जब जी तो मेरे बगल में कागज कलम रखा हुआ है जी, और एक गांव उठाऊंगा। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक गांव एक तरफ उठाऊंगा, चाहे धौकलगंज की तरफ चला जाऊंगा, चाहे सिंधोरा की तरफ चला जाऊंगा। एक तरफ जैसे मैंने उठाया बॉर्डर पे जौनपुर का, चलो गढ़खड़ा गांव में ये बस्तियां हैं, इसमें क्या स्थिति है, मेन रोड बन गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, किसको जोड़ना चाहिए, उसमें कोई काम किया हूँ कि नहीं किया हूँ, तो करना सब कंप्यूटर में मेरे फिट है कि किस गांव में लाइट दिया हूँ, किस गांव में रोड बनाया हूँ, किस गांव में खड़ंजा लगा हूँ, सब कंप्यूटर पे है जी। तो ये मेरी प्राथमिक, एक एक चीज को, एक एक गांव को मैं देखता हूँ, एक एक गांव को जी, कि इसको मैंने इसको अगर इससे मैं जोड़ दूंगा तो ये बड़ा सहज आसान हो जाएगा लोगों के लिए। खोज के काम किया हूँ और खूब काम किया हूँ। सड़कों का मैंने जाल बिछा दिया है जी। कोई कर सकता है? बीडीए ने एक बोर्ड लगा दिया मेरे क्षेत्र में, यह है पढ़े लिखे एक जनप्रतिनिधि का। मैं बीडीए के उपाध्यक्ष से पूछा कि आपने मेरे क्षेत्र में बोर्ड क्यों लगा दिया? उन्होंने कहा कि सर विकास प्राधिकरण का क्षेत्र है। हम कह नहीं, वो तो विधानसभा क्षेत्र मेरा है ना, आप कहां से आ गए उसमें? अब देखिए ये बात करने का एक तरीका, एक वकालतनामा। मैं कहा कि आपने तो कुछ किया नहीं, बोर्ड क्यों लगा दिए? उनका सर बताइए, जो उनसे मैं फूलपुर बाजार में कम से कम 100 लाइट, पिंडरा बाजार में सैकड़ों लाइट बोर्ड लगाए, बड़ा गांव में सैकड़ों लाइट जी, बसनी बाजार में सैकड़ों लाइट, सौर ऊर्जा से, सब सौर ऊर्जा की लाइटें हैं। और जब आंधी पानी में लाइटें जब कट गई, खंभा तार जब गिरे, तो उस समय केवल वही मेरा लगाया हुआ खंभा बाजारों में उजाला किया हुआ था। तब लोगों को लगा कि बारे विधायक, अगर ये नहीं किए होते तो बाजार तो पूरा अंधेरा था जी। तो इस तरीके की एक सोच होती है, इस तरीके की सोचने की व्यवस्था होती है। अब जैसे आपने कहा पिंडरा महोत्सव करने के पीछे मेरा यही था कि गांव के प्रतिभा, चाहे वह खेल के प्रतिभा होंगे, चाहे पढ़ने लिखने में प्रतिभा होंगे, चाहे वह कल्चरल प्रोग्राम के प्रतिभा, इन सबको मंच दूंगा और ये सब आएंगे, सबको सम्मानित करूंगा। एक मौका था अच्छा करने का। और इस क्षेत्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया और ये तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने किया है, और सारी प्रतिभाओं को, चाहे वह कल्चरल के हों, चाहे लेखन के हों, चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता के हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, उन लोगों ने सारे लोगों का चयन किया है। तब ग्रामीण अंचल के लोगों का आवागमन शुरू हुआ है जी। तो इसी दृष्टि को रखते हुए मैंने ये सारे काम किए हैं। गांव में मैं समझता हूं हमारी सरकार ने खुद बहुत ही बिजली का किया है। बिजली की कभी कटौती नहीं होती, अगर कभी होती है तो हमें लगता है क्षण नहीं लगता है। पहले 10-10 दिन 20-20 दिन ट्रांसफार्मर जलते थे, नहीं होता था, चंदा नहीं इकट्ठा हो पाता था, चंदा इकट्ठा करिए तो खाली फोन करना होता है, फोन करिए आके लग जाता है। तो यह हमारी सरकार भी, मैं समझता हूँ कि अब तक के इतिहास में एक चीज शुरुआती दौर में आपने कहा था कि 2017 के पहले एजुकेशन शिक्षा क्या था? बेसिक शिक्षा। मैं एक उदाहरण दे दूं अपने क्षेत्र का। 2017 में विधायक बनता हूं, एयरपोर्ट मेन रोड पे एक हमारा स्कूल है, ग्राम सभा सगुनाहा में, सगुनाहा जी, मेरी मौसी का घर है वहां पे, इसके लिए याद है। अच्छा जी, सगुनाहा का स्कूल था। मैं अपनी गाड़ी ले आके रोक दिया जी। और मेरा नेचर है कि जैसे मैं कहीं अगर गया वो करने, क्या कहते हैं, स्कूल पर, तो बच्चों के बीच में जाता हूँ, कभी अध्यापकों के साथ नहीं बैठता हूँ, सीधे क्लास में चला जाऊंगा और उनसे पूछूंगा क्या पढ़ाई हो रही है, क्या आप लोगों ने पढ़ा लिखा है, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं, क्या पूछूं, किस संबंध में पूछूं, मैं करता हूं ये सब। तो मैं गया तो वहां देखा तो 5-7 लड़के, अध्यापक एक, मैं कहा मेन रोड का स्कूल है, 6-7 लड़के हैं और अध्यापक एक है। मैं कुर्सी लगा के बैठा वहीं पे। मैं जिलाधिकारी को फोन किया और बीएसए को फोन किया, मैं कहीं बैठा हूं, आइए आप लोग।
तो डीएम ने अपने एसडीएम को भेजा और एक एडीएम आए, बीएससी स्वयं आए। मैं कहा ये तमाशा है। उन लोगों ने अधिकारियों ने इनके खिलाफ कार्रवाई, कहा कि क्या जरूरत है, जब 7 बच्चे हैं तो अध्यापक के यहाँ 6-7 क्यों हैं, हटाइए सबको, हैं कहाँ। मचा हल्का। बेसिक के सारे अध्यापक मेरे पास पूरी यूनियन बना के आए मेरे पास। उन लोगों ने कहा कि हम लोग आपके चुनाव में हम लोगों ने बड़ा मेहनत किया है। मैं कहा कि बहुत अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग, कहीं ये कार्रवाई हो रही, हम के यहाँ तो ये बता दीजिए कि हम लोग नहीं पढ़ाएंगे और ऐसे ही रहा जाएगा, चुनाव में मदद कर देंगे और हम सैलरी आती रहे। इसीलिए आप लोग हमें बनाए हैं जी, यही उम्मीद आप लोगों की है मुझसे। अच्छा लग रहा है ये शब्द आप लोगों का कहना। आपके बच्चे हो सकता है बड़े घर के हों, आप कॉन्वेंट में भेज दिए हो जी, ये हमारे गरीब टाइप के बच्चे कहाँ जाएंगे जी, न पढ़े। टाइट किया, आज वहां पे 250 लड़के हैं। वाह, ये अंतर है। 2017 के पहले 7 बच्चे हों, अध्यापक नदारत हों, और आज 250 से ऊपर लड़के हैं वहां पे जी। ऐसे हमारे तमाम विद्यालय हैं जो हम लोग की मेहनत परिश्रम के कारण हमारी सरकार की पॉलिसी के तहत जो कार्य किया है, और निश्चित रूप में इसको माना जाएगा। अब प्राइमरी विद्यालय पहले का देखिए कैसा था, अब देखिए लगता है कि कुर्सी लगा के हम बैठा जाए जी, 4 दीवारी, बच्चों को बैठने की अच्छी मैं व्यवस्था। कनियार ग्राम में गया था, वहाँ का प्राइमरी विद्यालय और वहाँ का ऑफिस देखा, देख के मन खुश हो गया। मुझे जाना है, वहाँ के ग्राम प्रधान भी काफी अच्छा काम किए हैं। और अभी मैं उद्घाटन करके आया हूँ 10 दुकान वहाँ जी, हाँ, पुरस्कृत हम जी, मिला है वो उसको। बताए, और उनका जो उत्तर प्रदेश सरकार से जो उनके लिए मिला है, कचरा घर के लिए मिला है, वो पूरा पार्क से कम नहीं है, वो आपके विधानसभा का है। मेरे विधानसभा उषा रानी पटेल हैं जी जी, वो बड़ी तेज महिला हैं जी, मैं मिलके आया हूँ उनसे, उनके गांव गया था, मैं मिलके उनके पति बड़ा से गांव है, उस पटेल- गांव में पूछेगा कितना मैं काम किया हूँ। जी, उस महिला, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कितना काम किया हूँ। मंच पर जब बैठी और लगी बोलने कि हमारे विधायक जी ने ये किया, क्या इतना काम कर ली हो क्या हमारे तरफ से, इतना काम किया। बड़ा ग्राम सभा है, 9000 वोट है, 10,000 वोट है वहाँ पे, लेकिन तो बहुत काम किया हूँ। जी, सड़कों का तो जाल बिछा दिया हूँ जी, अंदर भी, फिर अब काम करना शुरू किया हूँ। मैंने इस तरीके से मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजों का, मैंने हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मैं बताया आपको कि पहले 2017 के पहले विद्यालय क्या थे, अब क्या थे। 2017 के पहले बिजलियां 6 घंटे 7 घंटे मिलती थी, अब क्या मिल रही है। 2017 के पहले किसानों की आय क्या थी, उनकी उपज क्या थी, अब देख लीजिए क्या है। मैंने किसी भी क्षेत्र में यदि आप देख लें, जी, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे व्यवसाय नौकरी का हो, पहले तो नौकरी मिलती थी पैसा दीजिए, और ऐसे लोगों को मिलती थी जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। आखिरी मोमेंट तक जाकर के रिजल्ट चेंज हुआ है। मेरा दोस्त था, वो भर्ती गया था पुलिस का देखने, और बोला कि लिस्ट आ गई थी, उसके बाद लैंडिंग हुई और उसके बाद पूरा लिस्ट चेंज कर दिया गया। तो ऐसी चीजें भी हुई, ऐसी सरकारें रही हैं। और अब मैं विधायक हूं, कोई मेरे पास नौकरी के लिए ही नहीं करता, फार्म भरेंगे, रिजल्ट निकलेगा, यदि उसमें उनका है तो कहाँ चाहते हैं चॉइस बताइए, जहां जहां चॉइस में जगह खाली है, आपकी मेरिट है, अपने आप आपको वहां बैठा देगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि आप अपने विधायक से मिले कभी नौकरी के लिए, कहे नहीं। हम लोग पास कोई आता नहीं, इसलिए कि पारदर्शिता है काम में। यह पूरा प्रयास किया गया है कि पारदर्शी तरीके से किसी को नौकरी मिले। 2017 के पहले कैसे नौकरी मिलती थी जी, एक समाज और पैसा, उसमें भी पैसा, जी, जी, पैसा दीजिए, और उस समाज का हो, चाहे कितना हो, गंवार हो, जी, कैसे भी श्रेणी के हो, इस तरीके का। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश लगातार नीचे गिरता गया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय योगी जी को कि उन्होंने वो आने के बाद चतुर्दिक उन्होंने ध्यान दिया, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और जितने भी रोजगार मिल रहे हैं उसमें पारदर्शिता के लिए, जितने भी हमारे किसान हैं उनकी उन्नति बीज के लिए, उनके खाद की व्यवस्था के लिए, जो किसानों को छूट की व्यवस्था दी जाती है उसके लिए, सब मॉनिटरिंग ऑनलाइन और फोटो के साथ जी, ये तमाम चीजें होती हैं। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक इतिहास के बाद पहली बार यह सरकार आई है जो निर्विवाद और सब समाज को लेकर चलने वाली यह सरकार है। मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, उसी में हम चाहे समाज को भले ही बांटे। और लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि एक सुलझे हुए समाज को, एकत्रित समाज को, और जब हम एकत्रित होकर के एक साथ मिलकर चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को नागेश शास्त्री में पढ़ा गया था जी,
जब एक समाज का निर्माण हुआ तो समाज के निर्माण में सबकी आवश्यकता है, उसमें जाति नहीं जी, सबकी आवश्यकता है। हमें कपड़ा धुलने वाले की भी आवश्यकता है, हमें जूता बनाने वाले की भी आवश्यकता है, हमें सिलने वाले की भी आवश्यकता है, हमें कपड़ा बुनने वाले की भी आवश्यकता है, हमें खेती करने वाले की भी आवश्यकता है, हमें बढ़ई का भी आवश्यकता है, हमें लकड़ी वाले का भी जरूरत है, हमें बिल्डिंग बनाने वाले मिस्त्री की भी जरूरत है। माने तब जाकर के इन सारे लोगों को लेके तब समाज का निर्माण हुआ है जी। और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी यही कर रहे हैं। हम सब लोग मिलके, जाति मिलके नहीं, हम सब लोग मिल करके एक अच्छे समाज का निर्माण करें, तब जाकर के देश और प्रदेश मजबूत होगा, तब राष्ट्र का निर्माण अच्छा हो सकता है। यही मेरा एक निवेदन है सारे लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से। जी, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में एक जननेता जैसा होना चाहिए, वैसा है जो कि अपने कामों को एकदम से, जो बोलते हैं ना कि छाती ठोक करके गिनाना कि भाई गिन लो और देख लो जाओ, तो वो हुआ है। कुछ चर्चाएं बाकी हैं, राजनीतिक विपक्ष के बारे में भी चर्चा करना था, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए किसी और दिन को चुना जाएगा और आपका समय मैं चाहूंगा आप आए, खुल करके बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।